नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम लोग हड़प्पा सभ्यता के स्थलों का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने प्रमुख बड़े नगरों का अध्ययन किया था। आज हम लोग उन नगरों के अलावा और कुछ प्रमुख स्थलों का अध्ययन करेंगे। तो इन स्थलों में हम लोग देखते हैं कुंतासी, अलादीनो, सुतका-गेंडोर, बालाकोट, आमरी, कोडदीजी, मांडा, रोपड़, सुरकोटदा, रंगपुर, दैमाबाद, आलमगीरपुर। ये कुछ प्रमुख स्थल हैं। स्थल तो वैसे हड़प्पा सभ्यता में बहुत ज़्यादा खोजे गए हैं, बहुत से स्थलों का उत्खनन हुआ है, लेकिन हम लोग उन स्थलों का ही अध्ययन करते हैं जिससे प्रश्न बनने की संभावना ज़्यादा रहती है एग्जाम में। वैसे तो स्थल लगभग 1500 खोजे जा चुके हैं, लेकिन हम लोग लगभग 20 से 25 स्थलों का अध्ययन हमेशा करते हैं। तो ये कुछ प्रमुख स्थल हैं। इस और प्रमुख नगरों का अध्ययन हम लोग पहले ही कर चुके हैं, तो उसके अलावा ये कुछ प्रमुख स्थल हैं। यदि कुंतासी की बात करें तो कुंतासी गुजरात के फुल्की नदी के किनारे स्थित है। अलादीनो सिंध प्रांत में सिंधु नदी के किनारे स्थित है। सुतका-गेंडोर की बात करें तो ये बलूचिस्तान के दास नदी के किनारे स्थित है। बालाकोट की बात करें तो बालाकोट बलूचिस्तान के बिदार नदी के किनारे स्थित है। आमरी हो गया तो आमरी सिंध प्रांत के सिंधु नदी के तट पर स्थित है। कोडजीजी की बात करें तो कोडजीजी सिंध प्रांत के सिंधु नदी के तट पर स्थित है। मांडा जम्मू कश्मीर के चेनाब नदी के किनारे स्थित है। रोपड़ पंजाब में है और सतलज नदी के किनारे स्थित है। सुरकोटदा की बात करें तो सुरकोटदा गुजरात के कच्छ में स्थित है, कच्छ के किनारे। रंगपुर हो गया तो गुजरात के भादर नदी के किनारे स्थित है। दायमाबाद महाराष्ट्र के प्रावरा नदी के किनारे स्थित है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के हिंडन नदी के किनारे स्थित है। तो इन स्थलों के साथ हम लोग नदी का अध्ययन करते हैं। एग्जाम में अक्सर एक तरफ स्थल दे दिया जाता है और दूसरी तरफ नदी और मिलाने को दे दिया जाता है। तो यदि हम लोग इसका सही से अध्ययन नहीं करेंगे तो ये ऐसे क्वेश्चन हम लोगों से प्रायः छूट जाते हैं। तो इसलिए ये याद रहना जरूरी है। कुंतासी हो गया फुल्की नदी के किनारे और इसके उत्खननकर्ता YM चीतलवाला थे। अलादीनो सिंध प्रांत के सिंधु नदी के किनारे स्थित है, इसके उत्खननकर्ता फेयर सर्विस थे। सुतका-गेंडोर के उत्खननकर्ता RL स्टीन। बालाकोट के जॉर्ज F डेल्स। आमरी की बात करें तो आमरी के NG मजूमदार। कोडदीजी सिंध प्रांत के सिंधु नदी के तट पर, तो इसके उत्खननकर्ता धुर्रे और बाद में इसके फजल अहमद थे। मांडा की बात करें तो इसके जगपति जोशी। रोपड़ की बात करें तो पंजाब में सतलज नदी के किनारे स्थित है और इसके उत्खननकर्ता RS विष्ट हैं। ऐसे ही सुरकोटदा की बात करें तो ये इसके उत्खननकर्ता जगपति जोशी हैं। रंगपुर की बात करें तो उसके उत्खननकर्ता MS वत्स हैं। दैमाबाद की बात करें तो BP बोरपाडीकर हैं। आलमगीरपुर यज्ञदत्त शर्मा है। तो ये इनके उत्खननकर्ता हैं। इधर इनकी विशेषताओं की बात करें तो इन लोगों में ज़्यादा विशेषताएं नहीं पूछी जाती। कुछ विशेषताएं हैं जो हम लोग बात करेंगे भी। सबसे पहले तो हम लोग को इनके नदी के किनारे, जो जिन नदियों के किनारे बसे हैं उनके नाम याद होना जरूरी है। यदि इनकी विशेषताओं की बात करें तो हम लोग आमरी की बात करें तो आमरी में गैंडे का एकमात्र साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो हड़प्पा सभ्यता में आमरी ही एक ऐसा स्थल है जहाँ से गैंडे का साक्ष्य प्राप्त होता है। और यदि रोपड़ की बात करें तो रोपड़ में हम लोग मालिक के साथ कुत्ते के दफनाए जाने का साक्ष्य प्राप्त होता है। और यही मालिक के साथ कुत्ते के दफनाए जाने का साक्ष्य हम लोग बुरजहों में भी देखते हैं। सुरकोटदा की बात करें तो सुरकोटदा से ही घोड़े की हड्डियाँ प्राप्त होती हैं, जहाँ पे घोड़े का पहला साक्ष्य हम लोग देखते हैं। घोड़े का पहला साक्ष्य यहाँ से प्राप्त होता है। रंगपुर से चावल की खेती का साक्ष्य प्राप्त होता है। और दैमाबाद में हम लोग देखें, दैमाबाद महाराष्ट्र के पौरा नदी के किनारे स्थित है और यहाँ से कांस्य निर्मित हाथी और सारथी युक्त रथ प्राप्त हुआ है। एक रथ प्राप्त हुआ जिसमें सारथी भी है। तो ये कुछ विशेषताएं थीं और स्थलों के बारे में। आइए अब देखते हैं हड़प्पा सभ्यता की विशेषताओं के बारे में। इसकी विशेषताओं के बारे में देखें तो ये कांस्यकालीन सभ्यता थी। इस समय के लोगों को सोने, चांदी, तांबे आदि का ज्ञान था, लेकिन उसमें लोहे का ज्ञान इन लोगों को नहीं था। ये कांस्यकालीन सभ्यता थी और ये नगरीय सभ्यता थी। इस समय के लोगों ने, इस सभ्यता के लोगों ने एक बड़े नगर की स्थापना की थी और एक बहुत उच्च कोटि के नगरों की स्थापना की थी, इसलिए नगरीय सभ्यता थी। और यहाँ पे प्रजातांत्रिक सभ्यता भी कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे किसी भी राजा या किसी शासक वर्ग के होने का कोई प्रमाण नहीं मिलता है और वहाँ एक केंद्रीकृत शासन व्यवस्था थी, इसलिए कहा जा सकता है कि यहाँ प्रजातांत्रिक सभ्यता थी और यहाँ पे केंद्रीकृत शासन व्यवस्था थी। और ये व्यापार प्रधान सभ्यता थी। यहाँ पे कृषि प्रधान सभ्यता ना होकर ये व्यापार प्रधान सभ्यता थी। यहाँ व्यापारियों का एक संघ था और एक शांति प्रधान सभ्यता थी, क्योंकि यहाँ पे जो औजार मिले हैं वो मूलतः कृषि या आखेट से संबंधित औजार मिले हैं और हमले या आक्रमण के लिए ऐसे औजार नहीं बनाए गए थे इस सभ्यता में। और यहाँ पे लिपि का ज्ञान था।
इस हड़प्पा सभ्यता के लोगों को लिपि का ज्ञान था, जिससे कहा जा सकता है कि लिपि ने बहुत बड़ा योगदान दिया होगा उनके विकास में, लेकिन आज तक इस लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है। तो ये कुछ विशेषताएं थी हड़प्पा सभ्यता के बारे में। यदि हड़प्पा सभ्यता के समाज के बारे में देखें तो समाज यहाँ का मात्र सत्तात्मक था। यहाँ का समाज मात्र सत्तात्मक था, क्योंकि यहाँ पे जो मूर्तियाँ प्राप्त हुई में सबसे ज़्यादा महिलाओं की मूर्तियाँ प्राप्त हुई, जिससे पता चलता है कि यहाँ समाज मात्र सत्तात्मक था। यदि खान पान की बात करें तो यहाँ पे लोग शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों थे। शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों थे, क्योंकि कई जगहों से पशुओं की छोटी छोटी हड्डियाँ प्राप्त हुई, पता चलता है कि लोग मांस को भी खाने का प्रयोग करते थे। यदि हड़प्पाई स्थापत्य एवं कला की बात करें तो इसको दो भागों में बांटा जा सकता है, एक सार्वजनिक भवन और रिहायशी इलाकों में निर्मित भवन। यदि स्थापत्य की बात करें तो अगर हम उसके समकालीन सभ्यताओं से तुलना करें तो मेसोपोटामिया की सभ्यता में जैसे हम लोग देखते हैं सार्वजनिक भवनों पे बहुत ज़्यादा खर्च किया गया था, और वहाँ पे उपयोगिता के स्थान पर अलंकरण को ज़्यादा देखते हुए उसका निर्माण किया गया था। लेकिन हम लोग हड़प्पा सभ्यता में देखते हैं यहाँ पे उपयोगिता को ध्यान में रखकर यहाँ पे सार्वजनिक भवन निर्मित किए गए थे, और जो भी यहाँ पे स्थापत्य का निर्माण हुआ, जो कुछ बना, वो सभी लोगों को उपयोगिता को देखते हुए उसका निर्माण किया गया। यदि वास्तुकला की बात करें तो यहाँ पे बृहत स्नानागार, अन्नागार, सभा भवन, पुरोहित आवास, गोदीवाड़ा, विशाल जलाशय आए थे। ये कुछ प्रमुख सार्वजनिक निर्माण थे। ये था बृहत स्नानागार, अन्नागार, सभा भवन, पुरोहितों के रहने के लिए आवास, गोदीवाड़ा, विशाल जलाशय, वर्षा के जल को इकट्ठा करने के लिए विशाल जलाशय था। यदि मूर्तिकला की बात करें तो यहाँ पे प्रस्तर मूर्ति यानी पत्थर की मूर्ति, धातु की मूर्ति और मूर्ति, 3 प्रकार की यहाँ पे मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। और चित्रकला की बात करें तो यहाँ पे मृदभांड प्राप्त हुए हैं, और मृदभांड पर लाल पॉलिश की जाती है, उस पर काले रंग से चित्रकारी की जाती थी। जैसे अधिकांश मोहरें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में प्राप्त हुई हैं, उसके अलावा बहुत बाकी जगहों पे तब मोहरें प्राप्त हुई हैं। तो ये था वास्तुकला, मूर्तिकला और चित्रकला। यदि हड़प्पा सभ्यता के धर्म की बात करें तो यहाँ पे जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, मोहरें, मूर्तियाँ, मृदभांड आदि जो साक्ष्य प्राप्त होते हैं, उनसे हम धर्म के बारे में पता लगा सकते हैं। यदि धर्म के दार्शनिक पक्ष की बात करें तो यहाँ लिखित साक्ष्य के अभाव में दार्शनिक पक्ष की कोई सूचना नहीं मिलती है, क्योंकि यहाँ की जो लिपि प्राप्त हुई लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है, इसलिए हम लोग धर्म के दार्शनिक पक्ष के बारे में कुछ कह नहीं सकते। यदि कर्मकांडीय पक्ष की बात करें तो यहाँ पुरातात्विक साक्ष्य से जो अनुमान लगाया जा सकता है, उसको हम लोग कह सकते हैं कि धर्म का स्वरूप बहुदेववादी था। यहाँ पे जो पशुपति शिव की पूजा होती थी, सर्प पूजा, वृक्ष पूजा आदि सब कुछ होती, जिसे हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ के लोग बहुदेववादी थे। और यहाँ पे ताबीज, प्रतीक चिन्ह आदि सब कुछ मिले हैं, जिससे कह सकते हैं कि यहाँ पे जादू टोने का प्रचलन था। और ध्यानरत योगी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है, जिससे हम लोग कह सकते हैं कि इनको योग का ज्ञान था। तो यह था धर्म का स्वरूप। धर्म में हम लोग दार्शनिक पक्ष के बारे में तो अनुमान नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ पे लिपि नहीं पढ़ी जा सकी, और अगर लिखित साक्ष्य नहीं है तो हम लोग धर्म के दार्शनिक पक्ष में कुछ नहीं कह सकते। यदि कर्मकांडीय पक्ष की बात करें तो यहाँ पे धर्म का स्वरूप बहुदेववादी था, जादू टोने का प्रचलन था और योग का ज्ञान इन लोग को था। तो यह था धर्म के बाद। यदि हड़प्पा सभ्यता के अर्थव्यवस्था की बात करें तो अर्थव्यवस्था में कृषि, पशुपालन, उद्योग धंधे, व्यापार वाणिज्य आदि ये कुछ प्रमुख आधार थे। यदि कृषि की बात करें तो इसमें मटर, सरसों, तिल, बाजरा, रागी, कपास आदि की खेती होती थी यहाँ पे, और कृषि के लिए इनको हल का प्रयोग जानते थे। यदि पशुपालन की बात करें तो बैल, भैंस, सूअर आदि कुछ प्रमुख पालतू पशु थे, और ये घोड़े और हाथी से ही परिचित थे, परंतु यह पालतू पशु बनाने का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। ये घोड़े और हाथी से परिचित थे, परंतु इन्हें पालतू बनाने का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। यदि उद्योग धंधे की बात करें तो सूती वस्त्र उद्योग, मोहरों का निर्माण, खिलौने बनाना, मनके बनाना, धातु उद्योग, प्रस्तर उद्योग आदि कुछ प्रमुख उद्योग थे। यदि व्यापार वाणिज्य की बात करें तो सोना, यदि इसमें हम आयात को देखें तो सोना कोलार से आयात होता था, चांदी फारस से, तांबा खेतड़ी से, शीशा ईरान से, लाजवत बचखा से। यदि निर्यात की बात करें तो निर्यात क्या होता था, तो कृषि की कुछ प्रमुख कृषि उत्पाद, हाथी दांत की बनी वस्तु, मृण मूर्तियाँ, मृदभांड आदि यहाँ से निर्यात किए जाते थे। तो ये रहा इनके अर्थव्यवस्था के बारे में। यदि हम लोग हड़प्पा सभ्यता के पतन के बारे में बात करें तो इसमें बहुत से विद्वानों को बहुत सा मत है। तो एक इनके मतों को दो भागों में बांटा गया है, एक आकस्मिक पतन के लिए, एक
क्रमिक पतन के लिए। आकस्मिक पतन में कुछ लोग बाह्य आक्रमण को बताते हैं कि वहाँ पे बाह्य आक्रमण हुआ होगा तब इस सभ्यता का पतन हो गया। कुछ लोग जलवायु परिवर्तन को मानते हैं, कुछ बाढ़ को इसका कारण मानते हैं, कुछ भूतात्विक परिवर्तन को मानते हैं और बहुत से लोग महामारी को मानते हैं। तो आइए देखते हैं आकस्मिक पतन में बाह्य आक्रमण को मानने में गार्डन, चाइल्ड और व्हीलर हैं। जलवायु परिवर्तन ऑरेल स्टीन और अमलानंद घोष मानते हैं कि जलवायु परिवर्तन के कारण इस सभ्यता का पतन हो गया। और सर जॉर्ज मार्शल मानते हैं कि बाढ़ के कारण इस सभ्यता का पतन हुआ। और भूतात्विक परिवर्तन में एम.आर. साहनी और एस.टी. लैम्ब्रिक मानते हैं कि यहाँ पे भूतात्विक परिवर्तन होगा, हो सकता है वहाँ पे जो नदी थी उसने अपना मार्ग बदल दिया, इस कारण इसका पतन हो गया। और कैनेडी महोदय मानते हैं कि यहाँ पे महामारी आई होगी जिससे सभ्यता का पतन हो गया होगा। और जो क्रमिक पतन मानते हैं कि इसका पतन क्रमिक हुआ है, धीरे धीरे हुआ है। पारिस्थितिक असंतुलन में फेयर सर्विस मानते हैं कि इसका पतन पारिस्थितिक असंतुलन की वजह से हुआ। और सर जॉन मार्शल मानते हैं कि प्रशासनिक शिथिलता की वजह से इस सभ्यता का पतन हुआ होगा। और अल्ब्राइट महोदय मानते हैं कि इसका पतन व्यापारिक गतिरोध की वजह से हुआ होगा। तो ये कुछ विद्वान थे जो बहुत से तरीके से इसके पतन का कारण बताते हैं। यदि हम लोग बात करें तो नवीन शोधों में ये ज्ञात हुआ है कि इसका पतन एक कारण की वजह से ना होकर इसके पतन के कई कारण रहे होंगे।